संडे को इवनिंग वाला क्या मतलब स्टार्ट नहीं होती मीटिंग, क्या हुआ था? सर मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई। हाँ वही मैं भी मतलब देख रहा था, मैंने फोन भी किया था तो फोन भी नहीं उठाया गया था। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। आज हमको बायोमॉलिक्यूल्स करना था ना? हाँ जी। यस। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बायोमॉलिक्यूल्स। एक सेकंड बस इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। Or the compounds which produce such units, or the compounds which produce such units on hydrolysis, which produce such units, or the compounds which produce such units on hydrolysis. इसमें सच यूनिट का क्या मतलब हुआ? सच यूनिट्स कि वो कंपाउंड खुद तो ऐसा ना हो कि ऑप्टिकली एक्टिव वाली कंडीशन हो सकता है उसमें ना सेटिस्फाई कर रही हो सकता है पॉलीहाइड्रोक्सी वाली कंडीशन ना सेटिस्फाई कर रही हो सकता है एल्डिहाइड कीटोन वाली कंडीशन ना सेटिस्फाई कर रही हो, लेकिन जब उसकी हाइड्रोलिसिस आप करवाओ तब फिर वो ऐसे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए जो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो और एल्डिहाइड या कीटोन भी हो, तो हम ऐसे कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं और वहां से आपको बताना है कि ये डेफिनेशन के हिसाब से कौन कौन से कंपाउंड तो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आएंगे और कौन नहीं आएंगे। चल जाएगा स्टाइलस। CH2 नहीं, CHO। ये गड़बड़ रहेगी भाई आज। एक काम करो, मैं आपको नोट्स की पिक सेंड कर रहा हूं, वहां से समझाता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। बोलिए। अरे बोलो भाई, आवाज आ रही नहीं आ रही है? सर जैसे मर्जी कर। ठीक है ठीक है, मैं नोट्स की पिक भेज रहा हूँ, 1 मिनट रुको।
हाँ जी, आवाज आ रही है? माइक मेरा ऑफ था एक्चुअली, मैं तब से बोल रहा था। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एग्जांपल्स में टोटल 6 कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, तो फटाफट आप जो नीचे क्रॉस है और जो टिक है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो और देखो वो कंपाउंड आपके पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर जो क्रॉस और टिक है उसके हिसाब से देख के बताइए कि सही है या किसी में आपको कंफ्यूजन है, और नोट डाउन और कर लेना कॉपी। हाँ जी, आगे 6 के 6 समझ में? किसी में कंफ्यूजन है तो बताओ, जो आपको लग रहा है होना चाहिए और जो इसमें नहीं दे रखा है ऐसा कोई रूल बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कम से कम 4-5 तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे। तो पहला पहला क्लासिफिकेशन देखिए आप। पहला पहला क्लासिफिकेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसमें क्या किया है, सिंपल उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया है, एक शुगर और एक नॉन शुगर। शुगर क्या क्या होंगे? तो शुगर की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको सिंपल आप चीनी से कंपेयर कर सकते हो। बताइए स्वीट इन टेस्ट होती है या नहीं होती? स्वीट इन टेस्ट। यस सर। तो स्वीट इन टेस्ट इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, ये स्वीट इन टेस्ट है, और नॉन शुगर जो है वो टेस्टलेस होगा। नॉन शुगर का मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। स्टार्च जानते हो आप लोग? स्टार्च, कई लोगों की किचन में आप अपनी मम्मी से पूछना, अरारोट करके एक चीज होती है, अरारोट। उसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद तक ये इंग्लिश टर्म ही अरारूट करके बोलते हैं कुछ उसको, ठीक है? तो वो आप कभी छू के देखना, तो वो होता है आपके पास में नॉन शुगर। कभी सुना है आप लोगों ने अरारूट वर्ड? यस Yes, सर। sir. Yes. और अगर जैसे नहीं सुना है तो आप घर पे मम्मी से पूछना, शायद किचन में होगा, तो वो छू के देखना, तो उससे आपको वो आइडिया लग जाएगा। या फिर मैं और सिंपल तरीका बताता हूँ, चावल जो बनते हैं घर में, उसका जो पानी होता है उसमें जो स्टार्च होता है, ठीक है, मतलब वो जो स्टार्च है बेसिकली वो नॉन शुगर टाइप का है, तो इसका कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। शुगर स्वीट इन टेस्ट, नॉन शुगर टेस्टलेस। हाँ जी, शुगर की दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बताइए शुगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है या नहीं है? है सर। Yes, इसका sir. एग्जांपल बता दिया नॉन शुगर का, एकदम पाउडर फॉर्म में होता है अरारोट, तो वो कैसा होगा आपके पास में? एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं एमोर्फस। अच्छा, चीनी पानी में घुल जाती है नहीं घुलती? Yes, sir. घुल जाती है, तो ये हो गया वाटर सॉल्युबल। और जो स्टार्च है उसको अगर आप पानी में घुलोगे तो एक थोड़ा कंसंट्रेटेड सा सॉल्यूशन बन जाता है, डिसॉल्व नहीं होता है प्रॉपरली। आप वो चावल का पानी देख लो, आलू का पानी देख लो, वो सब में वो थोड़ा इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, ये थोड़ा सा आपको टर्म समझना पड़ेगा यहाँ पर। एग्जाम्पल्स में कार्बोहाइड्रेट में तो लिखा हुआ है मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। थोड़ा सा जूम करके देखना आप लोग अपनी स्क्रीन पे, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। मोनो का मतलब आप लोग जानते होंगे, मोनो का मतलब क्या होता है? Single. सिंगल मोनो यूनिट। का वन यूनिट। और ओलिगो का क्या मतलब होता है? ओलिगो का अगर सुना हो तो कभी आपने ओलिगो वर्ड? नहीं कोई सर। नहीं, मैं बता देता हूँ। ओलिगो का मतलब होता है, एक तो होता है पॉली, एक है मोनो, एक होता है पॉली। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब बहुत सारे। ओलिगो जो है वो थोड़ा सा मतलब एक से तो ज्यादा है बट उतने सारे नहीं है। तो ओलिगो का जो टर्म का जो इस चैप्टर में मतलब रहेगा वो रहेगा लगभग 2 से लेके 10।
2 to 10 उनको हम ओलिगो की कैटेगरी में रखेंगे, उससे ज्यादा अगर हो रहे हैं तो वो पॉली की कैटेगरी में। ओलिगो का क्या मतलब हुआ? 2 से 10। ठीक है, अब मोनो और ओलिगो के आगे वर्ड लगा हुआ है सैकेराइड। तो ये जो सैकेराइड है ना, सैकेराइड, ये सैकेराइड आप लोग आइए अपनी डेफिनेशन पे। कौन सी डेफिनेशन? कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में आपने बोला था कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहां तक का जो टर्म है पॉली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यहां तक का जो टर्म है इसको बोलते हैं सैकेराइड। और जो आगे आपने बोला है और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, तो वो उसका हो गया सेकंड पार्ट। तो मोनोसैकेराइड का मतलब होता है एक ऐसी यूनिट, मोनोसैकेराइड का मतलब है एक ऐसी यूनिट जो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो, और या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो। तो बेसिकली आपने ऊपर ये जो 6 एग्जांपल में 4 टिक लगाए हुए हैं, ये चारों जो टिक वाले कंपाउंड हैं इनको हम एक मोनोसैकेराइड यूनिट बोलते हैं। मोनोसैकेराइड किसको है? जिसको आपको फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही ऑप्टिकली एक्टिव भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, और एल्डिहाइड और कीटोन भी है। ऐसी एक एंटिटी को हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मोनोसैकेराइड। Yes, sir. ठीक सर है, जो हाँ, मतलब थर्ड वाला एग्जांपल है, एक मिनट शिवम, एक मिनट। जो कार्बोहाइड्रेट की आपने डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है और द कंपाउंड से पहले पहले वाला, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब बोलो शिवम क्या कह सर वो जो थर्ड एग्जांपल है, रहे हो? सर वहां पे तो सिमेट्री नहीं है। मिनट, अरे हाँ यार, ये तो सही बात है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, क्रॉस कर दो भाई थर्ड वाले को। तो दैट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव करना है तो उसमें ऐसा कर सकते हो शिवम, थर्ड वाले में ऊपर वाले कार्बन या नीचे वाले कार्बन पे जो CH2 है उसमें एक एच हटा के ड्यूटीरियम लगा दो तो ठीक हो जाएगा। ओके सर। बट अभी नहीं है, अभी जो लिखा हुआ है वो क्रॉस होना चाहिए। और भी है क्या किसी में गलती? नहीं सर, वो भी देखो तो ये वाला। ठीक है, ठीक है। तो फिर अब इसमें मोनोसैकेराइड का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड का क्या मतलब है। ओलिगोसैकेराइड जो है वो आपकी डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट है, और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, उससे उसके साथ कोरिलेटेड है। ओलिगोसैकेराइड में उनको बोलेंगे ओलिगोसैकेराइड ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेके 10 तक, या तो 2 या तो 3 या तो 4, इस तरीके से 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको प्रोवाइड करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। और पॉलीसैकेराइड क्या होंगे? पॉलीसैकेराइड वो कंपाउंड होता है जो ऑन हाइड्रोलिसिस बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स, बहुत सारी, वो नंबर सीधे हजारों में होता है वो। मतलब आप कहोगे कि फिर से 10 से लेके 100 तक का क्या है, तो ऐसा कुछ है नहीं, वो सीधे वो पॉलीसैकेराइड, वो सब बाकी ओलिगोसैकेराइड है, बाकी जो होते हैं वो सीधे पॉलीसैकेराइड में, सब वो 1000 से ज्यादा वाला मामला रहता है उसमें। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड आपको समझ में आया, सिंपल एक एंटिटी जिसको जो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, जो पॉलीहाइड्रोक्सी होगी और जो एल्डिहाइड या कीटोन होगी, वो मोनोसैकेराइड है। और ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा 10 तक, उनको ओलिगोसैकेराइड बोल देंगे। और हाइड्रोलिसिस के बाद बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे रहे हैं तो उनको हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। कैसे वो हाइड्रोलिसिस होगी, कैसे बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आएंगी, वो सब बात की चीज है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड आपको पता होना चाहिए, मोनोसैकेराइड। ठीक है भाई, अगली क्लासिफिकेशन पे आ जाइए। अब हमने शुगर को क्लासिफाई किया है, ऊपर हमने शुगर और नॉन शुगर कर दिया, अब आ गया आपका शुगर। शुगर में देखिए एक तरफ तो लिख दिया आपने मोनोसैकेराइड, एक तरफ लिख दिया ओलिगोसैकेराइड। ये वही है जो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है। देखो मोनोसैकेराइड के नीचे क्या लिखा हुआ है, मोनोसैकेराइड की डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ये ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड में क्या लिखा हुआ है, व्हिच गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर मान लीजिए 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आ रही हैं हाइड्रोलिसिस के बाद, तो उसको डाइसैकेराइड बोल दिया जाएगा। 3 आ रही हैं, ट्राइसैकेराइड बोल दिया जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहां से दोनों क्लासिफिकेशन फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।
इस भरोसे में मत रहना कि नोट्स तो हैं हमारे पास में ना, आप अपना नोट करो फटाफट। तब तक मैं दूसरी पिक सेंड कर देता हूँ आपको। दूसरी पिक सेंड कर दी है। जब ये हो जाए लिखने वाला काम तो दूसरी वाली शेयर कर देना शुभम। कर दो सर चेंज। हाँ जी, चेंज करवा रहे हैं, ठीक है, कर दो शुभम। हाँ जी, अब आगे देखिए इसमें। देखिए फिर से शुगर का एक और क्लासिफिकेशन है, ये किसी और बेसिस पे है। तो शुगर जो है एक कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, और अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ऑब्वियसली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि वो तो पहला टर्म था डेफिनेशन में। तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है कोई शुगर, तो ऑब्वियसली आपके पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अगर क्लॉकवाइज घुमा देता है, नाम उसका डेक्सट्रोज हो जाएगा। ये जो लास्ट में वर्ड आ रहा है ना ओज, ये ओज बेसिकली शुगर को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी शुगर होते हैं उनमें सब में हम ओज लगाते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो डेक्सट्रोज, अगर एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो लेवियोज। और इसके एग्जांपल्स भी आप देख लीजिए, ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज। ध्यान से देखिए, वर्ड लिखा हुआ है गैलेक्टोज, क्या क्या है वो सब अभी समझाएंगे आपको थोड़ी देर में। अभी आप सिर्फ ग्लूकोज जानते होंगे, बाकी नहीं जानते होंगे। तो ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज जो हैं वो आपके डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर मतलब कि डेक्सट्रोज के एग्जाम्पल हैं। और जो फ्रक्टोज है वो आपके लेवियो रोटेटरी शुगर मतलब कि लेवियोज का एग्जाम्पल है, फ्रक्टोज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, शुगर वाला मतलब डेक्सट्रोज और लेवियोज वाला। अच्छा, इसके बाद में शुगर का एक अगला क्लासिफिकेशन देखिए, आपने डेफिनेशन में वर्ड लिखा था ऑप्टिकली एक्टिव, उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। फिर है पॉलीहाइड्रोक्सी, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे क्लासिफाई करने की। थर्ड आता है आपके पास में एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब जो शुगर है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोज बोल दिया जाता है, और अगर कीटोन है तो उसको कीटोज बोल दिया जाता है। यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि अगर सीएचओ ग्रुप है तो एल्डोज हो जाएगा, और सीओ ग्रुप है तो वो कीटोज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल्स एग्जैक्टली वही हैं जो आपने ऊपर डेक्सट्रोज के लिखे थे, एग्जैक्टली वही एल्डोज में आ रहे हैं। और जो ऊपर आपने लेवियोज में एग्जांपल लिखा था वो कीटोज में आ रहा है।
तो एक मिसकॉन्सेप्शन आपके दिमाग में डेवलप हो सकता है कि जितने भी एल्डोज होते हैं वो तो डेक्सट्रोज होते हैं और जितने भी कीटोज होते हैं वो लेवियोज होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर बस इसको कोइंसिडेंसी आप कह लो कि जो ऊपर डेक्सट्रोज में जो एग्जांपल है वो एक्चुअली में एल्डोज ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपके डेक्सट्रोज जो हैं वो एल्डोज। ठीक है, बस केवल कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। सर अगर दोनों प्रेजेंट हो शुगर में, एक अल्डिहाइड भी हो और एक कीटोन भी? ऐसा नहीं होगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे उसमें। अभी रुको, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। या तो एल्डिहाइड ही होगा या तो कीटोन ही। आप ये जरूर कह सकते हो कि सर क्यों नहीं हो सकता, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, उनमें से एक पे एल्डिहाइड है, आप एक पे कीटोन और लगा दो। तो बिल्कुल लगा दो, वो बायोमोलिक्यूल नहीं होता, वो ना जानवरों में मिलता है, ना हम में मिलता है, ना पेड़ों में मिलता है, तो बना बना के करें क्या फिर उसको। ठीक है, ओके सर। तुम्हारा नहीं पता मुझे, तुम थोड़ा सा अलग हो, तुम्हारे अंदर मिल सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे है एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। कुछ है मोनोसैकेराइड की, भाई मैंने बताया ना मोनोसैकेराइड क्या है, डेफिनेशन का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये जो कंडीशन है आपके पास में, ये जिसमें सेटिस्फाई हो जाएगी सिंपल एक यूनिट में, वो मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड के देखो कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके पास में। तो पहला पहला जो एग्जांपल है उसको ट्राईओज बोल दिया। तो ट्राई किस बेसिस पे बोला है उसको, ट्राईओज, ट्राईसैकेराइड नहीं, ट्राईओज। तो ट्राईओज बोला है 3 कार्बन के बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बन उसमें 3 अगर हमने रखे हैं तो फिर ट्राईओज। तो यहाँ पे देखो डाई हाइड्रोक्सी ये कीटोन बनाया हुआ है स्टार्टिंग में, डाई हाइड्रोक्सी कीटोन, लेकिन ये तो अभी वही वाला कंपाउंड हो गया जो इससे पहले वाले पेज पे थर्ड एग्जांपल था, जिसमें अभी हमें गलती मिली थी, याद हो तो आपको। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो इसको तो हटा दो आप। डाई हाइड्रोक्सी कीटोन ट्राईओज की कैटेगरी में नहीं आएगा, बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में ही नहीं आएगा। लेकिन बगल वाला जो एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड, वो ध्यान से देखिए, वो आपका एक ट्राईओज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ग्लिसरैल्डिहाइड आ रहा है समझ में, यस। बोलिए। यस सर, आ रहा ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, है सर ये। बीच वाला कार्बन। फिर पॉलीहाइड्रोक्सी है नहीं है, बिल्कुल है, 2 OH दिख रहे हैं हमें। और थर्ड एल्डिहाइड या कीटोन है नहीं है, बिल्कुल है, एल्डिहाइड है। तो तीनों कैटेगरी, तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, और ये आपके पास में 3 कार्बन वाला एक मोनोसैकेराइड हो गया, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, ट्राईओज। ओज तो लगेगा ही लगेगा इनमें सब में, क्योंकि ओज जो है बेसिकली वो शुगर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसके बाद में आपका टेट्राओज आ गया। तो टेट्राओज में एक और, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड था इसमें नीचे एक और CH2OH लगा दो, तो वो आपका टेट्राओज बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में पेंटोज और हेक्सोज भी बताएंगे। मेन हमें फोकस जो करना है वो हेक्सोज पे करना है, जिसमें आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, गैलेक्टोज सब आएंगे। तो अभी यहां तक का नोट डाउन करो आप पहले। सर हाँ जी बोलिए। सर एक बार वो लास्ट वाला ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में डिफरेंस बताना, वो मेरा नेट लैग कर रहा था काफी उस टाइम पे सब। कंपाउंड है, उसकी आपने हाइड्रोलिसिस करवाई, हाइड्रोलिसिस करवाने के पास आपके पास कई सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आ गई। अब अगर उन मोनोसैकेराइड यूनिट्स का नंबर 2 से लेके 10 के बीच में है तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोल देंगे।
और अगर वो नंबर ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा बड़ा नंबर है, तो उसको पॉलीसैकेराइड। ओके सर। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। सुक्रोज जानते हो? सुक्रोज, यस सर, शुगर। शुगर, उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, याद है? यस सर। शुगर यस सर, याद है। तो उसका नाम भी होता था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, उस हाइड्रोलिसिस को बोलते थे हम इन्वर्जन। फर्स्ट ऑर्डर यस रिएक्शन सर। वाली। हाँ जी। तो इसमें आपके पास जो शुगर है वो मोनोसैकेराइड नहीं है, उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद दो मोनोसैकेराइड यूनिट बन रही हैं। ग्लूकोज वो भी एक मोनोसैकेराइड है और फ्रक्टोज वो भी एक मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सुक्रोज है इसको बोला जाएगा ओलिगोसैकेराइड। क्यों बोला जा रहा है ओलिगोसैकेराइड? क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस से दो यूनिट मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, और अगर एक ओलिगोसैकेराइड वो दो अगर मोनोसैकेराइड दे रहा है तो उस ओलिगोसैकेराइड को नाम देते हैं हम डाइसैकेराइड। अगर तीन आते तो ट्राइसैकेराइड। आ रही बात समझ में? सर हाँ जी। ये साइड में क्या लिखा है? ट्रायड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड। ट्रायड्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस फॉर्म, अरे ये उसका एक्चुअली डीएनए वगैरह का है, अभी रहने दो उसको। डीएनए आरएनए में जो बनता है ना ट्रायड, उसके लिए। ओके सर। कर दो सर चेंज। चेंज कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास पिक थोड़ी नहीं है अभी, भेजता हूँ मेरे को। कर दो शिवम। हाँ भाई, हम लोग मोनोसैकेराइड्स देख रहे थे, हमने ट्राइओज देख लिया एक, फिर टेट्राओज उसके जैसा ही हो जाएगा, उतना वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका एग्जांपल नहीं देखा। पेंटोज में देखो, पेंटोज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। पेंटोज में एक आता है आपके पास में, मतलब कार्बन तो 5 हो गए। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो शिवम इससे पीछे वाले पे आओ, होगा तो आरएनए में कहते हैं ना, आरएनए में जो शुगर होती है उसका नाम राइबोज होता है, और जो डीएनए में होता है उसका नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज जो शुगर है उसका फॉर्मूला है C5H2O होल 5। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, C5H2O होल 5। और डीऑक्सीराइबोज, हम लोग जब बचपन में 9-10 तक थे तब हमने डीऑक्सीराइबोज तो सुना था, लेकिन ना तो हमें डी का मतलब मालूम था, ना ऑक्सी का मतलब मालूम था, ना राइबोज का मतलब मालूम था। अब आपको राइबोज पता है, तो राइबोज के आगे डीऑक्सी अगर लगा दिया आपने, इसका क्या मतलब हुआ? एक OH ग्रुप हटा। OH नहीं यार, ऑक्सी है ना, हाइड्रोक्सी थोड़ी नहीं है। ओ हाँ ठीक है। एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो ये बताइए राइबोज का फॉर्मूला क्या चल रहा था? राइबोज का फॉर्मूला क्या चल रहा था? C5H10 और C5H10O5। ठीक है, एक ऑक्सीजन आपने कम कर दिया, फॉर्मूला क्या रह जाएगा? C5H10 क्या लिखा हुआ है उसके साथ में? 4। समझ में आ रहा है? अब ये बताइए, यस जो आपका सर। डीऑक्सीराइबोज जो है, ये जो शुगर है, क्या ये हमारी कार्बोहाइड्रेट की जो बेसिक डेफिनेशन थी CXH2O होल Y, उसको सेटिस्फाई करेगी? नो सर। नहीं। लेकिन क्या ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है? बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट है ये। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट की वो जो डेफिनेशन थी उसको इसीलिए रिजेक्ट करना पड़ा, क्योंकि कई ऐसे कंपाउंड भी मिल गए थे जिनका फॉर्मूला उस टाइप का नहीं होता लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कई ऐसे कंपाउंड थे जिनका फॉर्मूला उस टाइप का होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। उसका एग्जांपल तो मैंने अभी बताया आपको, एसिटिक एसिड। और रिवर्स का एग्जांपल ये देख लो आप, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्लियर?
चलिए भाई, इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेक्सोज। हेक्सोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर में। तो हेक्सोज का जो फॉर्मूला है, जैसे पेंटोज में आया था C5H2O होल 5, ऐसे यहाँ आ जाएगा हेक्सोज में क्या, C6H2O होल 6। तो कंबाइंड फॉर्मूला क्या बन गया, C6H12O6। तो अब आपके पास में ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ये दोनों तो टर्म ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला यही होता है, C6H12O6। उसके अलावा दो नए नाम और हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक है आपका गैलेक्टोज, एक है आपके पास में मैनोज। तो जो गैलेक्टोज है और जो मैनोज है, ये भी हेक्सोज ही है और समहाउ रिलेटेड है ग्लूकोज के साथ। किस तरीके से रिलेटेड है, क्या इनमें कोरिलेशन चलेगा, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। मोनोसैकेराइड्स आ गए समझ में। तो मोनोसैकेराइड में हमने ट्राइसैकेराइड देख लिए, ट्रायोज देख लिया, टेट्राओज देख लिया, पेंटोज देख लिया, हेक्सोज देख लिया, ठीक है। अब कुछ एक दो एग्जांपल यहाँ पे डाइसैकेराइड के भी दिए हुए, हालांकि डाइसैकेराइड हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड खत्म करने के बाद, बट ऐसे ही छोटा सा एक एग्जांपल दे दिया है, जिसमें एक एग्जांपल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सुक्रोज। सुक्रोज आपके पास में क्या है, अगर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाए तो फिर वो दो मोनोसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, किस किस में, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ऐसा ही एक डाइसैकेराइड है आपके पास माल्टोज। जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराई जाती है तो दो यूनिट ग्लूकोज की बन जाती है। ऐसे ही एक आपके पास में डाइसैकेराइड है गैलेक्टोज। जब गैलेक्टोज गैलेक्टोज किस में मिलती है, शुगर, लैक्टोज शुगर किस में मिलती है, लैक्टोज भी शुगर है, किस में मिलती है, मिल्क में। मिल्क प्रोडक्ट। तो जो दूध का जो अपना खुद का जो थोड़ा सा मीठापन होता है, उसमें जो मिठास होती है दूध की खुद की, वो लैक्टोज शुगर की वजह से होती है। और जो हम उसमें एक्स्ट्रा जो चीनी मिलाते हैं वो सुक्रोज होता है। तो लैक्टोज जो है आपके पास में, जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे गैलेक्टोज और ग्लूकोज मतलब वही दो मोनोसैकेराइड यूनिट बन रही हैं, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड की ब्रॉडर कैटेगरी क्या हो जाएगी, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड का एक एग्जांपल है डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड के यहाँ पे हमने तीन एग्जांपल देख लिए हैं, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। क्लियर है। चलो भाई, इसके बाद में सर ये क्या लिखा हुआ है याद करने वाला? वो ऐसे ही है, कौन सा वाला, गली गली में FM है, सर नहीं सर, ये फैंस वाला लिखा है जो पता नहीं। सारे फैंस नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अभी एक्चुअली डाइसैकेराइड हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको अपने आप वैसे ही याद हो जाएगा कि सुक्रोज से क्या बनता है, मैल्टोज से क्या बनता है, उतना सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे आपको। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं ग्लूकोज पे। अब तक इतना कुछ सुना था हमने ग्लूकोज के बारे में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्लूकोज ग्लूकोज, लेकिन अब पहली बार जाकर के इसकी स्ट्रक्चर जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें पिक जो है इतनी ही है शिवम, या नीचे का थोड़ा सा पोर्शन और आ रहा है इसमें, सर मेरे को तो पूरा पेज दिख रहा है इसमें, आपको कितना दिख रहा है? नीचे जो है लास्ट में जहाँ पे D+ ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसके बगल में वहां पे नीचे नीचे CH2OH और होना चाहिए था वो। अच्छा हाँ, अब दिख गया, अब दिख गया, दिख गया, ठीक है। हाँ जी, अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से, क्या होता है ग्लूकोज। पहली बात तो हम ऑलरेडी ग्लूकोज के बारे में जो जानते हैं वो क्या क्या चीज है, एक तो ये एल्डोज है, एक ये हेक्सोज है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपके पास में 6 कार्बन है। 6 कार्बन में से जो पहला कार्बन है वो तो गया एल्डिहाइड में, और जो नीचे नीचे वाला कार्बन है वो है CH2OH, मतलब ना तो ऊपर वाला कार्बन कायरल है ना तो नीचे वाला कार्बन कायरल है। लेकिन बीच वाले जो 4 कार्बन है वो आप चारों को देख सकते हो ध्यान से, वो आपके पास में क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कायरल हैं चारों के चारों कार्बन। तो चारों कार्बन आपके पास कायरल हैं। शिवम 1 मिनट के लिए इसको जरा आप वीडियो हटाओ, मैं एक बार थोड़ी सी, और CH2OH जो है वो नीचे की तरफ है, और अब आपके पास में जो बीच वाले 4 कार्बन है उन पे जो ग्लूकोज हम जिसको बोल रहे हैं, ग्लूकोज ध्यान से देखना, ग्लूकोज किसको बोल रहे हैं, नीचे से चलना स्टार्ट करो। नीचे से जो पहला कायरल कार्बन आया उसमें OH ऑन राइट, सेकंड पे OH ऑन राइट, थर्ड पे बस अपोजिट गया है, फोर्थ पे वापस राइट। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लूकोज। अब देखो इसके साथ में जो D वर्ड लगाया है, D, कैपिटल D,
ये जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मैंने उन लोगों को शायद तक 11th में बताया हुआ है। कैपिटल डी और कैपिटल एल बताया था क्या शिवम? यस सर, बताया कैपिटल था। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? कोई सर नहीं, मैं मेरे ख्याल से वो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो सकता है शायद मैंने वहां ये बोला हो कि भाई बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताते हैं। मिनिमाइज करो इसको, आर्यन स्क्रीन शेयर करो। तो अब इसमें ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर पे आ जाओ नीचे, थोड़ा जूम कर दो शिवम। कर दिया सर। हाँ, तो इसमें अब आप देखो, आपके पास में काफी सारे OH आ गए हैं, ठीक है, काफी सारे कार्बन आ गए हैं। तो अब किसके बेसिस पे इसको डी और एल बोला जा रहा है? तो जो नीचे नीचे सबसे नीचे वाला जो कायरल कार्बन, CH2OH नहीं, वो तो कायरल ही नहीं है, मतलब अगर ऊपर से देख रहे हो तो नंबर 5th कार्बन जो है, उसके हिसाब से चीजें डिसाइड की जाती हैं कि इसको एल बोलना है या डी। तो अब बताइए, इसमें आपके पास OH लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है? राइट में। इसलिए इसको क्या लगा दिया है हमने? कैपिटल डी डी। लगा दी, कैपिटल डी। और ये जो प्लस लगाया है, ये कैसे लगाया है भाई? ये तो एक्सपेरिमेंटली ही देखा हमने कि जो ग्लूकोज हमारी ह्यूमन बॉडी में मिलता है या सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से जो आता है वो डेक्स्ट्रोग्लिसरी होता है, इसलिए हमने लगा दिया साथ में प्लस। ठीक है, तो जो जब भी ग्लूकोज की बात की जाएगी तो जो ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे वो ये वाला ग्लूकोज बोलेंगे, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ठीक है, अब एकदम बगल में देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इसकी मिरर इमेज है, ध्यान से देखो, है नहीं है मिरर इमेज। तो जो 16 आइसोमर बनाए थे उनमें 16 में से एक तो ये हो गया डी ग्लूकोज, और एक इसका एनेंशियोमर हो गया, 16 में ही आ गया वो भी। लेकिन ये जो एल ग्लूकोज है ये हमारे लिए कोई काम का होता नहीं है, मतलब ये ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता। जो डी ग्लूकोज है उसका एनेंशियोमर ह्यूमन बॉडी में या फिर कहीं पे भी प्लांट्स वगैरह में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। तो एल ग्लूकोज का कोई मतलब नहीं है। जब भी कभी केवल ग्लूकोज लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट डी ग्लूकोज, क्योंकि एल ग्लूकोज होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप लैब में जरूर सिंथेसाइज कर सकते हो, नेचुरली अकर नहीं करता है। इसके साथ में लिखा हुआ होगा देखो, कि अगर मिरर इमेज है तो ऑब्वियसली डी की जगह तो एल हो गया और प्लस की जगह माइनस हो गया। तो एल माइनस ग्लूकोज है ये, लेकिन कोई काम का नहीं है, मेन हमारे काम का डी ग्लूकोज ही होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि कौन कौन से OH को तो आपको लेफ्ट में रखना है, कौन से OH को आपको राइट में। हाँ जी, यहाँ तक अगर नोट डाउन करना है फटाफट नोट डाउन करो, अगले पेज पे आते हैं। एक पेज और पढ़ाएंगे, एक दो और। मैं तब तक नेक्स्ट पिक भेज देता हूँ। हाँ जी, जब लिख लो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाना। आ जाइए शिवम नेक्स्ट पेज पे।
तो ग्लूकोज तो सीख लिया हमने, अब आ जाओ थोड़ा सा फ्रक्टोज पे। पहले ये मैनोज गैलेक्टोज भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सीधे फ्रक्टोज पे आओ। नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा जूम कर दो। हाँ भाई, तो फ्रक्टोज में आप ये देखिए कि फ्रक्टोज के बारे में ऑलरेडी आप लोग क्या जानते हो। फ्रक्टोज के बारे में हम ये जानते हैं कि हेक्सोज है और कीटोज है। तो कीटोज है तो ऑब्वियसली आपके पास में जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो फर्स्ट कार्बन पे तो होगा नहीं, फर्स्ट कार्बन पे होने का मतलब तो एल्डिहाइड हो जाता है। तो फर्स्ट पे नहीं है तो सेकंड पे है। बाकी आप ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट आपको एक ही तो लगाना था सी डबल बॉन्ड, अगर वो आपने सेकंड कार्बन पे शिफ्ट कर दिया है तो जो फर्स्ट वाला कार्बन है वो आपका ऑब्वियसली पॉलीहाइड्रोक्सी वाले में आएगा, OH लगेगा उस पे। तो टर्मिनल पे जब OH लग रहा है तो वो CH2OH हो जाएगा, नीचे वाला ऑलरेडी CH2OH है, तो हमें एक कायरल कार्बन का लॉस हो चुका है। पहली बात तो ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन चल रहे थे? 4 4। यहाँ पे कितने रह गए? 3 3। और ये जो 3 कायरल कार्बन है आपके पास में, इनमें आप ध्यान से देखिए OH का और H का जो ओरिएंटेशन है वो एग्जैक्टली वही है इन 3 कार्बन पे जो ग्लूकोज में हुआ करता था। आप मैच कर लीजिए, बताइए है? बोलो। तो सिर्फ आप ग्लूकोज याद रखो दिमाग में, ग्लूकोज अगर याद रहेगा बाकी सारी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है वो समझते जा रहे हैं। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाना है? केवल फर्स्ट की जगह सेकंड पे कीटो लगा देना है। फर्स्ट ऑफ कायरल रहा ही नहीं तो उसमें तो कोई कंफिग्रेशन का मतलब नहीं है। जो रिमेनिंग 3 कार्बन है जो कायरल हैं उनका कंफिग्रेशन एग्जैक्टली सेम है जो कि ग्लूकोज में हुआ करता था, डी ग्लूकोज। तो ये बताओ यहाँ ये जो मैंने फ्रक्टोज लिखा है ये डी फ्रक्टोज होगा या एल फ्रक्टोज होगा? डी फ्रक्टोज होगा। और डी के साथ में प्लस लगाएं या माइनस लगाएं? एक्सपेरिमेंट वो हमें नहीं पता। एक्सपेरिमेंट हमें वैसे तो नहीं पता, बात तो सही है आपकी एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैंने अभी तो बता दिया आपको कि फ्रक्टोज को किस में आता है, डेक्सट्रोज में आता है, लेवियोज में आता है? लेवियोज में आता है। लेवियोज में आता है। यस लेवियोज में। तो डी लगाइए और ब्रैकेट में माइनस लिखिए, मतलब डी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आपको लिखना है डी माइनस फ्रक्टोज, इसको बोलते हैं डी माइनस फ्रक्टोज, ये लेवियो रोटेटरी। और डी क्यों लगा रहे हैं? राइट साइड आ गया OH। सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन पे OH इज ऑन राइट साइड, दैट इज व्हाई इट्स कैपिटल डी। ठीक है, चलिए भाई मैनोज और गैलेक्टोज को समझिए। मैनोज और गैलेक्टोज क्या है? मैं 2 टर्म बोल रहा हूं, 2 टर्म्स में बोल रहा हूं, 2 स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैनोज इज C2 epimer of glucose and galactose is C4 epimer of glucose। एपिमर वर्ड नया है आपके लिए, अभी मैं एपिमर आपको डिफाइन करवाऊंगा, लेकिन स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा हो क्या रहा है मैनोज में और गैलेक्टोज। चेंज हो रही है मैनोज में OH और क्या H की पोजीशन। सेकंड नंबर के कार्बन पे सिर्फ मैनोज इज C2 एपिमर, C2 सेकंड नंबर के कार्बन पे, और गैलेक्टोज में केवल चौथे नंबर के कार्बन पर है, C4 एपिमर है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए मैनोज में और ग्लूकोज में अगर आप कंपेयर करोगे तो नीचे से चलना स्टार्ट करो, तो नीचे से चलना स्टार्ट करोगे तो नीचे सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन पे OH ऑन राइट, ठीक है, यहाँ भी है, उसके ऊपर वाले पे OH ऑन राइट, यहाँ भी है, ठीक है, उसके बाद H ऑन राइट, यहाँ भी है, ठीक है। अब ग्लूकोज में OH आता था राइट में, लेकिन इसमें OH लेफ्ट में है, तो केवल और केवल अंतर कहाँ आया है? अगर नॉमेनक्लेचर के हिसाब से देखा जाए तो नंबर 1 कार्बन आप किसको दोगे? CHO वाले कार्बन को, तो नंबर 2 वाले कार्बन पे चेंज आया है ग्लूकोज के हिसाब से। ठीक, और अब गैलेक्टोज में आ जाओ। गैलेक्टोज में आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ 4th नंबर के कार्बन पे चेंज आ रहा है। ठीक है, बाकी दोनों के दोनों ही डी हैं और दोनों के दोनों ही प्लस हैं। प्लस का हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ये डेक्सट्रोज होते हैं, लेवियोज नहीं होते हैं, मैनोज और गैलेक्टोज। नोट डाउन कर लो फटाफट तीनों को। तो हमें चारों पता चल गए, ग्लूकोज क्या होता है, मैनोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है और गैलेक्टोज क्या होता है। अभी आप इनके साथ में मैनोज और गैलेक्टोज के साथ लिखना चाहें तो लिख लो, हालांकि अभी एपिमर में नेक्स्ट बताऊंगा आपको, बट यहाँ लिख लो तो आपको याद रहेगा
मैनोज इज C2 एपीमर, C2 एपीमर, EPIMER एपीमर ऑफ ग्लूकोज। और गैलेक्टोज के साथ लिख लेना, गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। तो अब आपको जब एपीमर का एग्जाम्पल पता चल चुका है तो क्या डेफिनेशन नहीं पता चलेगी? सोच के देखिए और डिफाइन कीजिए क्या होना चाहिए एपीमर। बहुत इजीली समझ सकते हो, सोचो बताओ क्या होना चाहिए एपीमर। सर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना किसी यस सर, कार्बन इन एंशियोमेरिक फॉर्म उसकी दूसरी। आपके पास कोई कंपाउंड है और उसमें आपके पास में मान लेते हैं, जैसे इसी वाला यही वाला एग्जांपल लेते हैं, 4 कायरल कार्बन है। एक कोई कंपाउंड है जिसमें आपके पास 4 कायरल कार्बन है और वो चारों कायरल कार्बन का एक पर्टिकुलर कन्फिगरेशन आपने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, मान लो R R R R चारों कार्बन, ठीक है। अब ये बताइए आपने अगर चारों कार्बन का कन्फिगरेशन चेंज कर दिया, चारों का चेंज कर दिया एक साथ, तो वो जो फॉर्म बनेगी उसको क्या बोलेंगे इस ओरिजिनल कंपाउंड की? एनेंशियोमर बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मिरर इमेज। यस, मिरर इमेज बन यस सर, यस सर। चारों का चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा 4 का नहीं किया, 3 का किया तो मिरर जो एक इमेज छूटा का उसके एपीमर विद आएगा। हम्म, 4 का नहीं किया, 3 का किया, तो इन दोनों को क्या? उसकी मिरर इमेज का एपीमर हो जाएगा वो। एपीमर तो बड़ा अभी आप बोलो ही मत, अभी तो एपीमर हमने पढ़ा ही नहीं है। अब तक जो हमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है उसके हिसाब से मैं एक टर्म पूछ रहा हूँ आपसे। सर जो जिसका चेंज नहीं किया उसके विद रिस्पेक्ट में एंशियो। अरे यार डायस्टीरियोमर, याद करो डायस्टीरियोमर क्या हुआ करते थे? स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बताओ हुआ या नहीं हुआ डायस्टीरियोमर? यस सर। यस सर। सिंपल, चलो 2 के हिसाब से आपको याद दिला देता हूँ। एक वो होता था कंपाउंड CH3 CHCl CHBr CH3, इसके 4 आइसोमर हुआ करते थे, RRSS RS और SR, जिसमें से अगर RR में आपने दोनों चेंज कर दिया, मतलब SS कर दिया उसको, तो RR और SS तो क्या हो जाया करते थे? एनेंशियोमर्स। लेकिन अगर आप RR को कंपेयर कर रहे हो RS के साथ, तो आपने क्या किया है? एक चेंज किया है, एक नहीं किया है, तो उनको क्या बोला करते थे? डायस्टीरियोमर। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? यस तो यहां मैंने यही पूछा था आपसे कि 4 कार्बन है, चारों को अगर चेंज कर दिया देन इट इज एनेंशियोमर। लेकिन 4 को नहीं किया, 3 को किया है, तो क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर। हाँ जी, 3 को नहीं किया, 2 को किया है, तो क्या बोलोगे? Ne2। क्या बोलोगे? डायस्टीरियोमर बोलोगे। 2 को भी नहीं किया, यस सर। केवल 1 को किया है, क्या बोलोगे? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर। तो इसमें ये जो सबसे थर्ड वाला केस है ना, कौन सा? केवल एक कार्बन पे चेंज हो रहा है, केवल एक कार्बन पे चेंज हो रहा है, उसको मतलब डायस्टीरियोमर तो वो है ही, उसका एक अलग से नाम और होता है एपीमर। तो ऐसा समझ लीजिए डायस्टीरियोमर एक ब्रॉडर कैटेगरी है और उसका एक सब कैटेगरी आ जाता है आपके पास में एपीमर। तो अब आप देख सकते हो, और अब आपको टर्म भी बहुत अच्छे तरीके, स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैनोज इज C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। एपीमर के लिए केवल एक ही कार्बन पे तो चेंज करना था, कर दिया, कौन से पे? नंबर 2 पे। गैलेक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसको फिर यहीं तक रखते हैं आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
तो इसको आप यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।